हेलो डियर बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह का गुणन। इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक, तो यहाँ पे जो है एक कहानी के थ्रू समझाया है। यह एनसीईआरटी है, हम इस कहानी पे नहीं जाएंगे। हम लोग डायरेक्ट देखेंगे कि कैसे हम लोग दो आव्यूह का गुणा कर सकते हैं। ठीक, और इसकी डेफिनेशन क्या है, ये सब हम चीज़ इसमें समझेंगे। ठीक, तो यहाँ से देखिए, आप स्टार्ट करिए। यहाँ से कह रहा है कि दो आव्यूहों ए तथा बी का गुणनफल परिभाषित होता है यदि ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के समान होती है। यानी दो आव्यूह दिया है, अगर ए एक आव्यूह दिया है और एक आव्यूह दिया है बी, इन दोनों का गुणा तभी परिभाषित होगा जब ए जो दिया है, मान लो इसमें इसकी जो कोटि है m/n है और एक आव्यूह बी दिया है, ठीक है ना, इसकी जो कोटि है उसको मान लेते हैं n/p है। तो इनका गुणा तभी संभव है जब पहले का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति क्या हो, बराबर हो। अगर पहले का स्तंभ दूसरे की पंक्ति बराबर नहीं है तो इनका गुणा संभव नहीं है। बात समझ पाए ना, अर्थात गुणा परिभाषित नहीं होगा। यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर aij दिया है, m/n कोट का आव्यूह है और b बराबर bj के n/p कोट का आव्यूह है। यहाँ पे देखो, ये पंक्ति है, स्तंभ है, ठीक है ना। तो मैंने कहा a और b का गुणा तभी संभव है जब पहले का स्तंभ और दूसरे का पंक्ति क्या हो, बराबर हो। तो देखिए, इसमें पहले में स्तंभ कितना है, n है, और दूसरे में जो है पंक्ति कितनी है, n है। कोड का आव्यूह है, तब ये जान लीजिए गुणा संभव है। तब आव्यूह ए तथा बी का गुणनफल m/p कोटि का आव्यूह होता है। यानी जो गुणा करने पे आव्यूह बनेगा और पहले की पंक्ति होगी और दूसरे का स्तंभ होगा, ठीक ना। तो यही इसमें दिया था, ये डिफिनेशन हो गई इसका। यहाँ पे समझा भी दिया है कैसे हम लोग गुणा करेंगे। आइए इस एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये जो उदाहरण दे रखा है, ठीक, यहाँ पे c बराबर एक आव्यूह दे रखा है जो है, और d बराबर एक आव्यूह दे रखा है। अगर हम c की बात करेंगे तो c की जो कोटि है, पंक्ति की अगर हम बात करें तो पंक्ति कितनी है, 2 है। स्तंभ की बात करें तो स्तंभ 3 है। यानी पहले की जो कोटि है वो 2/3 है, और दूसरे में अगर हम बात करें तो पंक्ति कितनी है, दूसरे में पंक्ति जो है वो 3 है। पंक्ति कितनी है, 3 है, और स्तंभ की बात करें तो 2 है। तो यहाँ पे दो आव्यूह दिया था, आप देख सकते हैं, पहले का स्तंभ, ठीक, और दूसरे का पंक्ति बराबर है, अर्थात c और d का गुणा संभव है। अब देखिए कैसे गुणा करते हैं। गुणा करने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे गुणा होगा, ध्यान से देखिएगा। पहले जो c दिया है, c में ये जो पंक्ति दी गई है इसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया है, देखिए, दिया है 1 कामा लगा दो, -1 फिर कामा 2। मैंने ये पहला जो दिया था पंक्ति उसको लिख लिया। अब दूसरी पंक्ति को भी लिख लेते हैं। दूसरी पंक्ति क्या दिया गया है, 0 फिर कामा 3 फिर कामा 4। अब देखो, c मैंने आव्यूह लिख लिया, ठीक है ना। यहाँ पे जो पंक्ति दी थी मैंने उसको लिख लिया। अब d में गुणा करना है तो d का जो स्तंभ है उसको लिख लेना है। तो स्तंभ कितना दिया है, 2 फिर कामा -1 फिर कामा 5। देखो, ये जो स्तंभ था मैंने उसको लिख लिया, ठीक ना, इस तरीके से कुछ। और दूसरा स्तंभ है उसको भी लिख लेते हैं। कितना है, 7 फिर कामा लगाते जाओ, 1 फिर कामा कितना है, -4 है, ठीक। अब यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया है। अब देखिए कैसे गुणा होगा। यहाँ पे जो गुणा करने पे c और d का गुणा करने पे जो आएगा वो पहले का पंक्ति होगा और दूसरे का स्तंभ होगा, अर्थात 2/2 का जो है वो एक आव्यूह बनेगा, ठीक ना। तो आइए गुणा करते हैं। कैसे गुणा होगा, देखिए, यहाँ पे ये जो 1 है इसको आप उठाइए, इसके साथ गुणा करवाइए। जब 1 का 2 में गुणा करवाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद ये दूसरा वाला उठाइए और दूसरे के साथ गुणा करवाइए। दूसरा दूसरे के साथ, पहला पहले के साथ गुणा, तो -1 गुणा करके कितना हो जाएगा, +1। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, +1 लिखेंगे।
फिर ये 2 का गुणा करना है और ये 5 का गुणा करना है। गुणा करेंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करें इसको इसके साथ कराना है, ये जो दूसरा स्तंभ लिखे थे इसके साथ, तो 1 का गुणा किसके साथ कराओगे, 7 के साथ। 7 करने में कितना हो जाएगा, 7, फिर प्लस लगाइए। अब -1 का गुणा किसके साथ कराएंगे, 1 के साथ, तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, ऐसी बात करें 2 गुणा 4 के साथ कराएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 4 दूनिया 8 हो जाएगा। ठीक, चिन्ह का विशेष ध्यान देना है। ऐसे दूसरा वाला उठाओ, 0 का 2 में गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 0। फिर 3 के गुणा कराओगे -1 में तो माइनस में हो जाएगा 3। फिर 4 के गुणा 5 में कराओगे तो प्लस में हो जाएगा 20। जो जैसे आए वैसे लिखते जाओ, माइनस है तो माइनस लिख दो, प्लस है तो प्लस लिख दो। अब इसी को उठाएंगे दूसरे के साथ कराएंगे, 0 से 7 के साथ कराओगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 3 के किसके साथ कराना है, 1 के साथ, दोनों प्लस है तो प्लस आएगा, 3 का नाम 3। फिर 4 का कराना है किसके साथ, -4 के, तो माइनस में हो जाएगा कितना, 16। इसको हम लोग थोड़ा सा जोड़ देते हैं, आंसर हो जाएगा। देखो 2 1 3 3 10 3 कितना हो गया, 13। 7 और ये -1 है और -8 है तो ये -9 हो जाएगा। 7 प्लस में घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देखेंगे -3 है प्लस 20 है, इसको घट जाएगा तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। यहाँ पे +3 है, -16 है, घट जाएगा तो माइनस में कितना बचेगा, 13 बचेगा। तो ये मेरा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक, तो ये जो है देखोगे आप 2/2 का अवयव बन गया। तो ये क्या है कि एक शॉर्टकट तरीका है गुणा करने का। ठीक, तो आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। इसने यह पूरा का पूरा समझा रखा है, आप देखेंगे वही आएगा जो मैंने सॉल्व किया है, उतना इसमें भी आएगा। मेरे में देखिए क्या दिया है, पहली पंक्ति में दिया है 13 - 2, दूसरी पंक्ति में 17 - 13। तो यहाँ देखो 13 - 2 17 - 13, सेम टू सेम यहाँ भी वही चीज़ आ गया है। तो इसका जो प्रोसेस है वो लंबा है और मेरा प्रोसेस क्या है, वो शॉर्टकट है। ठीक, यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, आइए इसको समझते हैं। तो a बराबर कोई अवयव दे रखा है, b बराबर दिया है। ठीक ना, a b ज्ञात करना है। देखो a तभी गुणा हो पाएगा, अर्थात ए बी तभी ज्ञात हो पाएगा जब ए में स्तंभ की संख्या और बी में पंक्ति की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। यानी ए का जो स्तंभ है वो बराबर होना चाहिए बी के किसके, पंक्ति के, तब ये हो पाएगा। ठीक ना, तो देखिए बहुत सिंपल है गुणा करना। हम लोग ए बी करते हैं, निकालते हैं कैसे होगा। तो ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, बराबर। शॉर्टकट तरीका देखिए, ए का जो पंक्ति दिया उसको लिख डालो। ए की पंक्ति क्या दी गई है, 6, फिर कामा लगाइए, 9 लिखिए। ये पहली पंक्ति मैंने लिख लिया। अभी दूसरी पंक्ति उठाइए, 2 कामा कितना दिया है, 3, इसको भी लिख लीजिए, मैंने लिख लिया। ऐसे ही बी वाले उठाइए, बी में जो दिया उसको लिख लेते हैं हम लोग, 2। देखो यहाँ पे स्तंभ लिखना है, पहले में जैसे मैंने पंक्ति लिखा था ना, ये उसमें क्या लिखना है, स्तंभ लिखना है। तो 2 कामा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, ये पहला स्तंभ मैंने लिख लिया। दूसरा स्तंभ ऐसे लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा, 6 कामा 9 आ जाएगा। ऐसे ही तीसरा स्तंभ उठाइए, 0 कामा 8 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है, जो पहला वाला अवयव है इसकी कोटि 2/2 की है, और जो दूसरा है इसमें पंक्ति 2 है और स्तंभ कितना है, 3 है। स्तंभ कितना है, 3 है। तो देखो मैंने कहा गुणा करने के लिए पहले का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति बराबर होनी चाहिए। आप देख सकते हैं पहले का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति क्या है, बराबर है। आई मीन्स इसका गुणा पॉसिबल है। और जो अवयव प्राप्त होगा और पहले की क्या होगी, पंक्ति, और दूसरे का स्तंभ होगा। यानी जो अवयव आपको गुणा करने प्राप्त होगा वो 2/3 का होगा। 2/3 का मतलब जो पंक्ति है वो इसमें कितनी रहेगी, 2 रहेगी, लेकिन स्तंभ कितना रहेगा, 3 रहेगा। तो आइए एक एक का गुणा कराते हैं। जैसे ये पहले मैंने 6, 9 उठाया और इसके साथ प्रत्येक के साथ हम लोग बारी बारी से गुणा कराएंगे और उसी के नीचे लिखते जाएंगे। जैसे ये 6, 9 का 2, 7 के साथ करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, और 9 7 कितना हो जाएगा, 63। 12 और 63 को क्या करना है, जोड़ देना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं एक बार, 6 दूनी 12 प्लस और 9 7 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ऐसे ही पहले को उठा के इसके दूसरे के साथ कराना है तो 6 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर प्लस 9 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। फिर थोड़ा सा गैप देंगे, पहले तीसरे के साथ करेंगे तो 6 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर प्लस 8 9 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ से आएगा।
ऐसे ही दूसरा उठाएंगे, पहले के साथ गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर प्लस और 3 सते 21 हो जाएगा, थोड़ा सा गैप देंगे, 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर प्लस 3 नवा 27 हो जाएगा। ऐसे ही उठाएंगे, 2 0 0 हो जाएगा, फिर प्लस 3 8 24 हो जाएगा। ठीक, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आता है। यहाँ पे लिखते हैं हम, जोड़ेंगे 63 और 12 तो 3 2 5 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा ये 75 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको जोड़िए, 36 81, 6 1 7 हो गया, 8 3 11 हो गया, यानी कि आ जाएगा 117 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 0 है और 72 है, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 72 ही आएगा। ये चीज़ का ध्यान देना है। 4 जोड़ना है और 21 जोड़ना है, 21 4 कितना होता है 25, इसको लिख दो। ऐसे ही 12 और 27 जोड़ना है, तो लास्ट वाला जोड़ेंगे, 7 2 9 और 2 1 3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। ऐसी बात करें 24 + 0 कितना हो जाएगा 24, तो ये आपका आ गया, ये भी फाइनल आंसर हो गया। ठीक, तो ऐसे हम लोग गुणा जो है करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक टिप्पणी दी गई है, टिप्पणी में क्या है, कह रहा है कि यदि ए बी परिभाषित है तो यह आवश्यक नहीं है कि बी ए भी परिभाषित हो। यानी कि अगर ए बी परिभाषित है अर्थात ए बी आंसर आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि बी ए भी सॉल्व हो। ठीक है ना, कह रहा है उपयुक्त उदाहरण में ए बी परिभाषित है परंतु बी ए नहीं। अभी जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा था, आप देखिए अगर हम इसमें बात करेंगे तो पहले की कोटि कितनी है 2/2 की है, दूसरी कितनी है 2/3 की है। ठीक है ना, कितने की है 2/3 की है। ये आपका ए है, ये आपका बी वाला है। अब यहाँ पे समझना है कि देखो ए बी, अगर हम लोग ए बी निकाल रहे हैं तो ए का स्तंभ और बी की पंक्ति बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए बराबर है अर्थात ए बी क्या है परिभाषित है। अगर आप बी ए निकाल रहे हो, ठीक है ना, तो बी में क्या देखना है आपको, स्तंभ देखना है। बी में स्तंभ कितना है 3 है, और ए में क्या देखनी है पंक्ति 2 है। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, तो यहाँ पे बी ए जो है वो परिभाषित नहीं है, अर्थात इसका हल नहीं आएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाई अगर कहीं पे ए बी दे रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि बी ए भी आ जाए, वही इसमें कह रहा है। कह रहा है कि परिभाषित नहीं है क्योंकि बी में स्तंभ, यही समझना है। यहाँ पर कह रहा है बी में स्तंभ 3 है जबकि ए में केवल 2 पंक्तियाँ हैं, 3 नहीं, 3 पंक्तियाँ होती तो हो जाता है। यदि ए तथा बी क्रमशः m/n तथा k/l कोटियों के आव्यूह हैं तो ए बी तथा बी ए दोनों परिभाषित हैं। यदि और केवल यदि n बराबर के हो, n बराबर क्या हो, यानी कि पहले का स्तंभ और दूसरे का क्या हो पंक्ति बराबर हो। ठीक है ना, तथा l बराबर m हो, l यानी कि पहले का पंक्ति और दूसरे का स्तंभ बराबर हो। ठीक, यानी कि ये जो है ए बी और बी ए दोनों परिभाषित होगा, ये तभी होगा जब n बराबर के होगा और l बराबर m होगा। ठीक है ना, ये चीज़ है। कह रहा है कि हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, कह रहा है कि विशेष रूप से यदि ए और बी दोनों समान कोट के वर्ग अव्यूह हैं तो ए बी तथा बी ए दोनों परिभाषित होते हैं। यानी जब ए और बी दोनों की कोटियाँ क्या होंगी समान होंगी तब ए भी परिभाषित होगा और बी भी परिभाषित होगा, अर्थात यहाँ पे कह सकते हो ए बी भी आएगा और बी ए भी आएगा, ये दोनों परिभाषित होंगे। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ मिलने वाला है आव्यूह गुणन के अक्रम विनिमयता, नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसका मतलब है देखो अगर आप ए बी निकाल रहे हो और बी ए निकाल रहे हो, मान लो दोनों परिभाषित हैं बट ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है ना, यही इसमें दिया है, ए बराबर दे रखा है इतना, बी बराबर दे रखा है इतना। अब ए बी देखो यहाँ पे कोटि कितनी है, पंक्ति 2 है, स्तंभ कितने हैं 3 है। इसमें देखेंगे पंक्ति 3 है, स्तंभ 2 है, तो गुणा करने के लिए पहले का स्तंभ दूसरे की पंक्ति बराबर होनी चाहिए और बराबर है भी। ठीक है ना, और गुणा करने पे जो आएगा वो पहले का क्या आएगा पंक्ति और दूसरे का स्तंभ, यानी गुणा करने पे जो आएगा वो 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है ना, अगर आप बी ए निकालते हो, ये तो मैंने कहा जो ए बी आएगा वो हो जाएगा ना। अगर आप बी ए निकालते हो तो देखो बी में स्तंभ और ए में पंक्ति बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पे बी ए भी परिभाषित है क्योंकि बी का स्तंभ और ए की पंक्ति बराबर है। ठीक ना,
अब देखो फाइनली जो आंसर आएगा वो 3/3 का होगा। ठीक, BA जब निकालोगे तो इसकी जो कोटि होगी कितनी होगी, 3/3 की होगी। तो बताओ क्या 3/3 और 2/2 अब भी बराबर है क्या, नहीं बराबर है। इसीलिए कह रहा है कि AB और BA बराबर नहीं होंगे। ठीक ना, AB डज नॉट इक्वल टू BA, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है उसको प्रूव किया हुआ है। ठीक ना, वैसे यहाँ पे उदाहरण दे रखा है 14, A बराबर दे रखा है इतना, B बराबर दे रखा है इतना, तो कह रहा है AB बराबर इतना है। तो करना कुछ नहीं है, जैसे अभी मैंने शॉर्टकट बताया उसको आप लगा सकते हो, AB निकाल सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे एक टिप्पणी दे रखी है, कह रहा है कि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि A तथा B अवयवों के उन सभी युग्मों के लिए जिनके लिए AB तथा BA परिभाषित है, AB डज नॉट इक्वल टू BA होगा। उदाहरण के लिए जैसे देखो A बराबर दे रखा है, B बराबर दे रखा है। अब यहाँ पे AB भी बराबर है, BA भी बराबर है। ठीक है ना, कह रहा ध्यान दीजिए कि समान कोटि के विकर्ण अवयवों का गुणनक्रम विनिमय होता है। यानी यही समझना है, जब विकर्ण अवयव होगा ना, कौन सा अवयव होगा, विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव होगा तो AB बराबर BA हो जाएगा। बात समझ पाए ना, इतना याद रखना। AB और BA परिभाषित होगा, बराबर भी होगा, कब होगा, जब विकर्ण अवयव होगा। यहाँ आप देखिए ये विकर्ण अवयव में बराबर कर दिया है। ठीक, और आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा दो शून्येतर अवयवों के गुणनफल के रूप में शून्य अवयव, मतलब देखो दो अवयव दिया है A और B। ठीक है ना, दोनों का क्या किया, गुणा किया तो क्या आ गया, 0 आ गया। ये एक शून्य अवयव है, तो ये हेडिंग दो शून्येतर का मतलब जो 0 नहीं है। यहाँ पे A भी लिया है और B भी लिया है, देख सकते हैं कि दोनों 0 नहीं है। ठीक ना, लेकिन गुणा करोगे तो उसको क्या आएगा, शून्य आएगा। कह रहा है कि अतः यदि दो अवयवों का गुणनफल एक शून्य अवयव है तो यह आवश्यक नहीं है कि उनमें से एक अवयव अनिवार्यतः शून्य अवयव हो। यानी एक अवयव A दिया है, एक B दिया है, आप AB निकालते हो, दोनों गुणा करते हो, ये शून्य अवयव हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि A जो है वो 0 है या तो B जो है 0 है। दोनों 0 नहीं भी होगा तब भी 0 हो सकता है। बात समझ पाए ना, यही चीज़ इसमें बोला है। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही।